हेलो एवरीवन, दिस इज यादव एमएलटी। माय नेम इज वाली यादव। आज मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। यदि आपने पार्ट 1 को सही से नहीं देखा है तो आपको पार्ट 2 के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले पार्ट 1 को देख लें, देन पार्ट 2 देखें। तो हमने बी एंटीजन के फॉर्मेशन तक देख लिए थे। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंड बी एंटीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए ये क्या है, प्रकर्षण रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस उपस्थित है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस में क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 है, क्रोमोसोम नंबर 19 है, और यहाँ पे सम जीन्स उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये जीन्स क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस करके क्या करेंगे, स्पेशल टाइप के ट्रांसलेज एंजाइम को फॉर्मेशन करेंगे, जिसका नाम है फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम। फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो रेड ब्लड सेल्स की जो प्रकर्षण सेल है, उसकी सरफेस पर क्या होता है, ऐसे ऑलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये क्या है, ऑलिगोसैकेराइड। राइट, ठीक है। तो जो ये क्या करेगा, जो ट्रांसफरेज जो फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, जो यहाँ पे क्या करेगा, फ्यूकोस को मॉलिक्यूल को उठाएगा और उसको क्या करेगा, ऑलिगोसैकेराइड के साथ अटैच करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच करा के क्या कर देगा, एच एंटीजन का फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या है, फ्यूकोस। तो एच एंटीजन कैसे बना, फ्यूकोस प्लस ऑलिगोसैकेराइड दोनों ने मिलकर क्या बना दिए, एच एंटीजन। तो एबी ब्लड ग्रुप के केस में यहाँ पे क्या है, एक वन एडिशनल एक्टिविटी है कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। मदर से आने वाले क्रोमोसोम को मैटरनल क्रोमोसोम एंड फादर से आने वाले क्रोमोसोम को पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जो मैटरनल क्रोमोसोम है वो यहाँ पर उपस्थित जीन मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरेज अपने आप को एक्सप्रेस करके ट्रांसफरेज ए एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफरेज ए एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है कौन, मदर से आने वाले क्रोमोसोम, मदर के आने वाला जो क्रोमोसोम है उसमें उपस्थित जीन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरेज ए एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड जो फादर से आया हुआ जो क्रोमोसोम है उस पर उपस्थित जीन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरेज बी एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफरेज बी एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मदर से आने वाले क्रोमोसोम ने क्या किया, ट्रांसफरेज ए एंजाइम का फॉर्मेशन किया, एंड जो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है उसने क्या किया, ट्रांसफरेज बी का फॉर्मेशन किया। तो क्या करेंगे, जो ट्रांसफरेज ए एंजाइम है वो क्या करेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के मॉलिक्यूल को क्या कराएगा, अटैच करा देगा, कहाँ पे, एच एंटीजन के साथ। ट्रांसफरेज ए क्या कराएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन को यहाँ पे क्या करा देगा, ऐड करा देगा, ठीक। एंड जो ट्रांसफरेज बी है ये क्या करेगा, गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल को अटैच करा देगा, कहाँ पे, एच एंटीजन के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए क्या हुआ, ये गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल है जो आकर अटैच हो गया, गैलेक्टोज, ठीक है। तो जो ट्रांसफरेज ए एंजाइम है इसकी हेल्प से कुछ एच एंटीजन केस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ए एंटीजन में एंड ट्रांसफरेज बी की हेल्प से कुछ एच एंटीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी एंटीजन में। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ऐड होने से किसका फॉर्मेशन हुआ, ए एंटीजन का, एंड गैलेक्टोज ऐड होने से किसका फॉर्मेशन हुआ, बी एंटीजन का। तो इस प्रकार ए एंड बी एंटीजन का फॉर्मेशन होगा। देन ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और कैसे ओ ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए क्या है, ये प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर 19 है जी, क्रोमोसोम नंबर 19। इस पर उपस्थित सम जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और एक्सप्रेस करके एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम। किसका फॉर्मेशन करेंगे, फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम, फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और जो प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स है, इसकी सरफेस पर क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं। ये है ऑलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल, ऑलिगोसैकेराइड का मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो ये क्या करेगा, जो फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल को उठाएगा और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ऑलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल के पास। तो फ्रुक्टोज प्लस ऑलिगोसैकेराइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, ऑलिगोसैकेराइड प्लस फ्रुक्टोज आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, किस एंजाइम की हेल्प से, फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। तो ये क्या बन जाएगा, एच एंटीजन। ये क्या है, फ्रुक्टोज, ठीक है। देन अब क्या होगा, ये तो नॉर्मली क्या हो गया, एच एंटीजन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, इसमें क्या दो क्रोमोसोम है, एक मैटरनल जो मदर से आया हुआ है और एक पैटर्नल जो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है। तो इस क्या होगा, ये है क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9। तो जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर उपस्थित जीन क्या होंगे, दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन इनएक्टिव और नॉन फंक्शनल होंगे। इनएक्टिव और नॉन फंक्शनल मीन्स ये क्या करेंगे, कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ये ना तो ये ट्रांसफरेज ए एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे और ना ही ट्रांसफरेज बी एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। ये किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एच एंटीजन में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो एच एंटीजन जैसे नॉर्मली बन रहा था प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स में, वैसे ही बनेगा। यहाँ पे क्या है, एच एंटीजन में 0 चेंजेस है। तो इसलिए कुछ पीपल ओ ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। और सम पीपल ने इसी कॉन्सेप्ट को मॉडिफाइड कर दिया और 0 को क्या कहा, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। कुछ नहीं हुआ। जो प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स है उसमें क्या, क्रोमोसोम नंबर 19 पर उपस्थित जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और एक्सप्रेस करके क्या किया, एक स्पेशल टाइप के फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन किया। तो जो फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, जो फ्रुक्टोज शुगर का मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, कहाँ पे, ऑलिगोसैकेराइड के पास। तो ऑलिगोसैकेराइड के पास जब फ्रुक्टोज आकर अटैच हो जाएगा तो फ्रुक्टोज प्लस ऑलिगोसैकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे, एच एंटीजन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर क्या है, 2 क्रोमोसोम है, एक मदर से आया क्रोमोसोम एंड एक फादर से आया क्रोमोसोम। तो दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन क्या है, इनएक्टिव हैं और नॉन फंक्शनल जीन है। यानी कि ये कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। यानी कि ये ना तो ट्रांसफरेज ए एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे और ना ही ट्रांसफरेज बी एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। जब ये किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई जो एच एंटीजन है ना तो ए एंटीजन में कन्वर्ट होगा और ना ही बी एंटीजन में कन्वर्ट होगा। तो
यहाँ पे क्या हुआ, एच एंटीजन में 0 चेंजेस है, जैसे नॉर्मली एच एंटीजन का फॉर्मेशन हो रहा था वैसे ही हो रहा है। तो कुछ पीपल ने क्या कहा, यहाँ पे 0 चेंजेस होने के कारण सम पीपल ने इसे 0 कहा, और कुछ पीपल ने कॉन्सेप्ट को मॉडिफाइड करके इसे ओ ब्लड ग्रुप कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। जब सन 1940 में साइंटिस्ट रीसस मंकी की रेड ब्लड सेल्स में रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करते टाइम पे जो रीसस मंकी की रेड ब्लड सेल्स है उसमें साइंटिस्ट ने एक नए एंटीजन को आइडेंटिफाइड किया, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, RH एंटीजन नाम दिया। मान लीजिए ये क्या है, ये रीसस मंकी है, तो और ये रैबिट है। तो जो रीसस मंकी की रेड ब्लड सेल्स में जो न्यू एंटीजन को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड किया था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो रीसस मंकी है इसकी रेड ब्लड सेल्स को स्मॉल एनिमल जैसे कि रैबिट और गिनी पिग इनकी बॉडी में क्या किया, ट्रांसफ्यूज किया। तो ट्रांसफ्यूज करने के बाद जो रीसस मंकी की रेड ब्लड सेल्स में जो एंटीजन प्रेजेंट था उसके अगेंस्ट रैबिट की बॉडी में क्या हुई, एंटीबॉडी डेवलप हुई। तो जब जो एंटीबॉडी रैबिट की बॉडी में डेवलप हुई RH एंटीजन के अगेंस्ट, तो वही एंटीबॉडी को जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के साथ रिएक्शन कराया गया, तो 85% पॉपुलेशन के साथ जो एंटीबॉडी डेवलप हुई थी उसने रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन शो किया, एंड 15% पॉपुलेशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई। 85% पॉपुलेशन के साथ इसने एग्लूटिनेशन शो की एंड 15% पॉपुलेशन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं किया। शुरू से बताता हूँ आप लोगों को, साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, रीसस मंकी पे रिसर्च कर रहे थे। तो जो रीसस मंकी है इसकी रेड ब्लड सेल्स में साइंटिस्ट ने एक नए एंटीजन को आइडेंटिफाइड किया, जिसका उन्होंने RH एंटीजन नाम दिया। ठीक है, तो जो रीसस मंकी है इसकी रेड ब्लड सेल्स को जब रैबिट और स्मॉल एनिमल जैसे कि गिनी पिग इनकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया गया, तो ट्रांसफ्यूज करने के बाद ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि रैबिट की बॉडी में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हुई है। तो जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई वही एंटीबॉडी को साइंटिस्ट ने क्या किया, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के साथ जब रिएक्शन करवाया, तो जो 85% पॉपुलेशन के साथ एंटीबॉडी ने रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन शो किया। हमें साइंटिस्ट को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने रीसस मंकी में RH एंटीजन की डिस्कवरी की थी, तो साइंटिस्ट ने उसे रीसस नाम दिया। ये ने यदि मान लीजिए जिस भी इंडिविजुअल में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उसे हम RH पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, एंड जिस इंडिविजुअल की रेड ब्लड सेल्स में RH एंटीजन एब्सेंट होता है उसे RH नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब यदि साइंटिस्ट कहते कि RH मंकी पॉजिटिव, तो कितना अजीब टाइप लगता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स है, जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें क्या होती है, 1 पेप्टाइड चेन 12 टाइम पास होती है, तो रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन से ये पेप्टाइड चेन 12 टाइम पास होती है, इसलिए इस पेप्टाइड चेन का नाम 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन रखा गया है। क्या नाम, 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, इसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12। ठीक है, तो जो 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसमें 6 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6, एंड 6 इंट्रा सेलुलर लूप है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो इसमें क्या है, एक पेप्टाइड चेन है, तो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है,
वन साइड अमाइनो एंड होता है NH2 एंड दूसरी साइड कार्बोक्सिलिक एंड होता है COOH। ठीक है, तो जो 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लूप, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप एंड इन्हें कहते हैं हम इंट्रा सेलुलर लूप। लूप, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप पर क्या होता है, एपिटोप और एंटीजन डिटरमाइन की साइट प्रेजेंट होती है। जो RH एंटीजन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो यहाँ पे क्या होते हैं, दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं RH सिस्टम के एंटीजन का फॉर्मेशन करते हैं। एक जीन्स है RH D एंड दूसरा है RH C E जीन्स। ये दोनों क्या हैं, जीन्स हैं जो RH सिस्टम के एंटीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन की फर्स्ट नंबर जो लूप है इसके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पर क्या होता है, डी एंटीजन उपस्थित होता है एंड सेकंड नंबर एक्स्ट्रा सेलुलर लूप पर क्या होता है, सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी एंटीजन उपस्थित होता है एंड फोर्थ नंबर एक्स्ट्रा सेलुलर लूप पर कैपिटल ई एंड स्मॉल ई RH सिस्टम के एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो जो RH सिस्टम इज नॉट कंसिस्ट ऑफ वन एंटीजन, RH सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अप टू 50 RH एंटीजन। जो RH सिस्टम है एक एंटीजन से मिलकर नहीं बना हुआ है, ये 50 RH एंटीजन से 50 से भी ज़्यादा एंटीजन से मिलकर बना हुआ है कौन, RH सिस्टम। तो RH सिस्टम में 50 RH एंटीजन, लेकिन जो सम RH एंटीजन आर मोर इम्पोर्टेंट एंड अदर आर लेस इम्पोर्टेंट क्लिनिकली। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट RH एंटीजन हैं, इसमें फर्स्ट है हमारा RH में कैपिटल D एंड सेकंड है इसमें सेकंड में हमारा कैपिटल C एंड स्मॉल c एंड फोर्थ नंबर का है हमारा क्या, कैपिटल E एंड स्मॉल e। तो ये क्या है, 5 मेजर इंपॉर्टेंट एंटीजन है जो कि RH सिस्टम में पाए जाते हैं। कैपिटल D, कैपिटल C एंड स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e। तो जो D एंटीजन का फॉर्मेशन कौन सा जीन करता है, RHD जीन D एंटीजन का फॉर्मेशन करता है एंड जो RHCE जीन है क्या करेगा, कैपिटल C एंड स्मॉल e एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा एंड जो RHCE जीन है कैपिटल E एंड स्मॉल e एंटीजन का फॉर्मेशन करता है। अब मैं आप लोगों को RH सिस्टम के एंटीजन एंड जो ABO सिस्टम के एंटीजन है इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो RH सिस्टम के जो एंटीजन है वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन नेचर के हैं, ठीक है। बट जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट नेचर के। क्यों, क्योंकि जो मान लीजिए वो क्या कर रहे थे, उनमें ऑलिगोसैकेराइड उपस्थित था, जिस कारण से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट नेचर के हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, तो जिस पर्सन की रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसे हम RH पॉजिटिव कंसीडर करेंगे एंड जिस पर्सन की रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर RH एंटीजन नेगेटिव होगा, RH एंटीजन एब्सेंस होगा उसे हम RH नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जे RH पॉजिटिव पीपल की क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए मैं डॉग से शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके क्या है, ये चारों के चार पैर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक और डॉग है ये, ठीक है। ये क्या है, एक RH पॉजिटिव पर्सन की रेड ब्लड सेल्स है, जिसकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर क्या है, ये RH एंटीजन है। मैं वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये RH एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक RH पॉजिटिव पर्सन की रेड ब्लड सेल्स है। तो जो RH नेगेटिव पर्सन है उसकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर क्या कोई भी RH एंटीजन उपस्थित नहीं होगा। तो इसे हम क्या कंसिडर कर देंगे, RH नेगेटिव। आप लोगों ने एक और टेस्ट का नाम सुना होगा, ड्यू टेस्ट। ड्यू टेस्ट क्या होता है, RH एंटीजन के लिए किया जाता है। RH जो ड्यू टेस्ट है वो बीकन एक्सप्रेशन ऑफ डी एंटीजन, इसके लिए क्या किया जाता है, ड्यू टेस्ट किया जाता है। यदि मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या है, चार क्या है RH एंटीजन यहाँ पे उपस्थित हैं रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर। यदि फ्यू मोलिक्यूल ऑफ RH एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स और डेंसिटी ऑफ डी एंटीजन इज वेरी वेरी लेस ऑन रेड ब्लड सेल्स, तो उस एंटीजन को हम क्या कहते हैं, बीकन डी एंटीजन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल्स है, इसकी सरफेस पर मान लीजिए ये एक डॉग प्रेजेंट है और ये मान लीजिए एक दूसरा डॉग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, डी एंटीजन की क्वांटिटी कम हो गई। यहाँ पे 4 डी एंटीजन उपस्थित थे RH पॉजिटिव पर्सन के रेड ब्लड सेल्स में। तो यहाँ पे क्लियरली एग्लूटिनेशन हुई और RH पॉजिटिव ने क्या रिएक्शन शो कर दी। बट यहाँ पे यदि डी एंटीजन के मोलिक्यूल ही कम है रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर, तो यहाँ पे क्या होगी, ये नॉर्मल एंटी सीरस डी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्यू टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये क्या कहला रहा है, बीकन बिग डी एंटीजन, बिग डी एंटीजन, ठीक है। और एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, पार्शियल डी एंटीजन। तो पार्शियल डी एंटीजन में क्या होता है, सम एपिटोप एब्सेंस हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल्स है, पार्शियल डी एंटीजन। तो पार्शियल डी एंटीजन में क्या होगा, डॉग तो प्रेजेंट होगा, यानी कि एंटीजन तो प्रेजेंट होगा, बट जो इसकी एपिटोप है, यानी कि एपिटोप पे यहाँ पे जो डॉग की लेग है उसको मान लीजिए मैं यहाँ पे एपिटोप कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए डॉग की एक लेग एब्सेंस हो गई है, टूट गई है या ब्रेक हो गई है, तो वैसे ही क्या होगा, रेड ब्लड सेल की सरफेस पर डी एंटीजन तो उपस्थित होगा, वो सॉरी RH डी एंटीजन तो उपस्थित होगा, बट लेकिन उसकी क्या हो गया, एपिटोप एब्सेंस हो जाएंगे, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे इसकी मान लीजिए 3 लेग है और इसकी 2 लेग है, यानी कि इसकी 3 एपिटोप है और इसके 2 एपिटोप है, जबकि नॉर्मली कितने एपिटोप होना था, 4 एपिटोप होना था, ठीक है। डी एंटीजन के 4 एपिटोप होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल डी एंटीजन। और एक और होता है RH नल। RH नल में क्या होता है, नो डी एंटीजन, नो सी एंटीजन और नो एंटीजन, नो ई एंटीजन। RH नल के केस में क्या होता है, सी एंटीजन भी उपस्थित नहीं होता और डी एंटीजन भी नहीं होता और ई एंटीजन भी नहीं होता, उसे कहते हैं हम RH नल। RH नल, नो डी सी कैपिटल सी स्मॉल ई एंड कैपिटल ई स्मॉल ई, ये कोई भी एंटीजन RH नल में उपस्थित नहीं होते हैं। अब हम ब्लड ग्रुप के लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। तो ब्लड ग्रुप इज अ प्रोसीजर विच हेल्पफुल फॉर रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एज वेल एज एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप क्या है, एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पीपल का ब्लड ग्रुप एक आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इसके पहले हमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। एंटीजन, एंटीजन क्या है, एंटीजन
आर प्रोटीन व्हेन एंटीजन इज इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी दे स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जब हम एंटीजन को किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में इंटर कराएंगे तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर, एंटीबॉडी प्रोड्यूस एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की प्रिंसिपल। ठीक है, the individual who have lack the antigen on their red blood cells, their corresponding antibody are present in their serum or plasma. The individual who have lack the antigen in their red blood cells, their corresponding antibody is present in their serum और प्लाज्मा। जिस इंडिविजुअल में जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, एंटीबॉडी उसके सीरम में उपस्थित रहेगी। जैसे कि मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप वाला कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके रेड ब्लड सेल्स में क्या होगा, ए एंटीजन उपस्थित होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सीरम और प्लाज्मा में क्या होगा, ए एंटी बी एंटीबॉडी क्या होगी, उपस्थित होगी। तो यदि मान लीजिए किसी पर्सन का बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके सीरम में एंटी ए एंटीबॉडी उपस्थित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर से पहले हमें क्या मेथड की बात करते हैं, किस किस मेथड से हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। मेथड में हमारे पास है ट्यूब मेथड, स्लाइड मेथड एंड माइक्रोप्लेट मेथड एंड जेली सिस्टम। क्या क्या है, फर्स्ट है ट्यूब मेथड, सेकंड है स्लाइड मेथड एंड थर्ड है जेली सिस्टम एंड फोर्थ है माइक्रोप्लेट मेथड। ये चार मेजर ब्लड ग्रुप को परफॉर्म करने की मेथड हैं। एक है हमारा ट्यूब मेथड, जिसे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, एंड स्लाइड मेथड एंड जेली सिस्टम एंड माइक्रोप्लेट मेथड। देन आज मैं आप लोगों को ट्यूब मेथड के बारे में बताऊंगा डिटेल में। ट्यूब मेथड, तो ट्यूब मेथड में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें एंटीसीरा की रिक्वायरमेंट होगी, एंटीसीरा की किट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एंटीसीरा ए एंड एंटीसीरा बी एंड एंटीसीरा डी हो, एंड 3 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, एंड जो पेशेंट का डीटीएच सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, एंड और साथ में हमें नॉर्मल स्लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट में किसी होगी हमें एंटीसीरा ए एंड बी एंड एंटीसीरा डी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एंड 3 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट ट्यूब, और
एडीटीए सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। एडीटीए सैंपल, एडीटीए क्या है? एडीटीए एक एंटीकोगुलेंट है जिसका पूरा फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड नॉर्मल सलाइन की रिक्वायरमेंट होगी, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एंटीसीरा के बारे में थोड़ी सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि जो एंटीसीरा की किट है उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में 0.1% सोडियम एजाइड का यूज किया जाता है जिससे कि एंटीसीरा प्रिजर्व रहें, ठीक है। क्या किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में एंटीसीरा में? प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में क्या किया जाता है? 0.1% सोडियम, सोडियम को मैं Na से नोट कर रहा हूं, एजाइड, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो एंटीसीरा ए है, जो एंटीसीरा बी है एंड एंटीसीरा डी है, इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड होता है। ऐसा क्यों होता है? जो एंटीसीरा ए है इसका क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है। वो ब्लू ही क्यों होता है? जो एंटीसीरा ए है, एंटीसीरा ए एंड एंटीसीरा बी एंड एंटीसीरा डी, तो जो एंटीसीरा ए है इसके ब्लू कलर होने का कारण ये है कि एंटीसीरा ए में क्या ऐड किया जाता है? पेटेंट ब्लू, जिसके कारण एंटीसीरा ए का कलर ब्लू होता है। एंटीसीरा ए में पेटेंट ब्लू, ठीक है। एंड जो एंटीसीरा बी है ये येलो कलर होती है। येलो इसलिए होती है क्योंकि इसमें टार्ट्राजाइन ऐड किया जाता है, टार्ट्राजाइन। और एंटीसीरा डी कलरलेस होती है, तो इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं की जाती है, नॉन है, इसमें कोई चीज ऐड नहीं की जाती। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहला है हमारा मेक अ सेल सस्पेंशन, मेक अ रेड ब्लड सेल सस्पेंशन, रेड ब्लड सेल, शॉर्ट में आरबीसी लिख रहा हूँ मैं, रेड ब्लड सेल सस्पेंशन। तो हमें रेड ब्लड सेल्स का सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें क्या करेंगे? जो भी पेशेंट का हमें ब्लड ग्रुप परफॉर्म करना है उसका एडीटीए सैंपल लेंगे। एडीटीए सैंपल की क्या करेंगे? 3 से 4 ड्रॉप ऐड करेंगे। देन ऐड करने के बाद उसमें क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब के अपर 1/3 पोर्शन तक क्या करेंगे? नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे और ऐड करके उसके करेंगे प्रॉपर मिक्स करेंगे। देन मिक्स करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसको क्या करेंगे? 1500 to 3000 आरपीएम पर 3 मिनट के लिए क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। देन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो सेडिमेंट जो कि टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठा होगा एंड सुपरनेटेंट जो कि लिक्विड पार्ट होगा ऊपर। तो जो सुपरनेटेंट है उसको हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे एंड फिर से क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब के अपर 1/3 पोर्शन तक क्या करेंगे? नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे और फिर से उसको 1500 to 3000 आरपीएम पे 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके सुपरनेटेंट को फिर से डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इसी प्रोसेस को टोटल हम क्या करते हैं? 3 टाइम इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है। जब मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या किया? जो भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप परफॉर्म करना है उसके ब्लड ग्रुप की क्या करेंगे? 3 से 4 ड्रॉप ऐड करेंगे एडीटीए सैंपल की। देन ऐड करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के 1/3 पोर्शन तक हम क्या करेंगे? नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे? 1500 to 3000 आरपीएम पर, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। 3000 आरपीएम पर क्या करेंगे? 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। देन उसका जो सुपरनेटेंट आएगा उसको डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें क्या करना है? 3 टाइम करना है, ठीक है। देन जब
3 बार जब हम रेड ब्लड सेल्स को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करने के बाद हमें क्या करना है, जो रेड ब्लड सेल्स का जो सेडिमेंट बचा है उसमें क्या करना है, 19 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ऐड करना है, जिससे हमारा क्या होगा 5% रेड ब्लड सेल्स का सस्पेंशन बन जाएगा। 19 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन को शॉर्ट में माइनस लिख रहा हूँ, 19 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ऐड करना है, किसमें, सेडिमेंट में, टेस्ट ट्यूब में बचा हुआ है। तो ये कितना 5% आपका क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल का सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाएगा, सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्मल सलाइन ही हम क्यों यूज करते हैं। जो नॉर्मल सलाइन है वो क्या है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसकी कंसेंट्रेशन 0.85 से 0.9 हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या कह रहा हूँ मैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसेंट्रेशन 0.85 से 0.9% के बीच में हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसकी कंसेंट्रेशन बिलो 0.85 हो, मतलब 0.85 से कम हो, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को बस्ट नहीं होने देता है, हीमोलाइज नहीं होने देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल का सस्पेंशन प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करेंगे, 3 क्लीन ड्राई, वेल क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, और तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ए से मार्क कर देंगे, सेकंड में क्या करेंगे हम, एक टेस्ट ट्यूब में हम, ठीक है, ए मार्क कर देंगे, एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, बी मार्क कर देंगे, एंड तीसरी टेस्ट ट्यूब में हम डी मार्क कर देंगे। देन तीनों में लेवल करने के बाद हम क्या करेंगे, जो रेड ब्लड सेल्स का हमने सस्पेंशन प्रिपेयर किया है 5%, उसकी क्या करेंगे, 1 ड्रॉप इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। रेड ब्लड सेल सस्पेंशन रेड ब्लड सेल सस्पेंशन की 1 ड्रॉप ए टेस्ट ट्यूब में, और 1 ड्रॉप बी टेस्ट ट्यूब में, एंड 1 ड्रॉप डी टेस्ट ट्यूब में, तीनों में एक एक ड्रॉप ऐड कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो एंटीसीरा ए की 2 ड्रॉप क्या करेंगे, एंटीसीरा ए की 2 ड्रॉप, एंटीसीरा ए की क्या करेंगे हम, 2 ड्रॉप ए टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, एंड एंटीसीरा बी की 2 ड्रॉप बी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, एंड एंटीसीरा डी की 2 ड्रॉप किसमें ऐड करेंगे, डी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद प्रॉपर तीनों टेस्ट ट्यूब को अलग अलग तरीके मिक्स कर लेना है। देन मिक्स करने के बाद 5 to 10 मिनट रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करना है। देन इंक्यूबेट करने के बाद क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जो सेंट्रीफ्यूज करेंगे, देन जब भी हम क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके डाइल्यूशन प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:2। मतलब 1 वॉल्यूम में एंटीजन लेना है, जैसे कि हम रेड ब्लड सेल्स के 1 ड्रॉप लिए हैं, ठीक है, हर टेस्ट ट्यूब में 1 वॉल्यूम एंटीजन, ठीक है, और 2 वॉल्यूम हमें, यानी कि एंटीजन के डबल वॉल्यूम में हमें एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं, जो हम क्या ऐड कर रहे हैं, एंटीसीरा ऐड कर रहे हैं, एंटीसीरा। तो जब भी आप एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखोगे, तो वहां पे जैसे कि बिडाल टेस्ट है, और अदर कोई भी CRPC, और जैसे कि RA फैक्टर जो रैपिड टेस्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, तो उनमें क्या करते हैं हम, 1 वॉल्यूम में एंटीजन और 2 वॉल्यूम में एंटीबॉडी ऐड करते हैं। ठीक है, तो होने के बाद हम क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन को टेस्ट ट्यूब के सुपरनेटेंट पार्ट में ऑब्जर्व करेंगे। यदि नेकेड आई से एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब की 1 ड्रॉप अलग अलग स्लाइड में लेकर
माइक्रोस्कोप की 10x और लो पावर ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देन रिजल्ट में क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट। तो रिजल्ट में हमारा यदि मान लीजिए ए टेस्ट ट्यूब एंड डी टेस्ट ट्यूब दोनों में एग्लूटिनेशन आती है, तो उसे क्या, मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल्स है, इसमें क्या ए टेस्ट ट्यूब एंड डी टेस्ट ट्यूब दोनों में एग्लूटिनेशन आ रही है, तो उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ए आर एच पॉजिटिव, ए ब्लड ग्रुप। अब यदि बी टेस्ट ट्यूब एंड डी टेस्ट ट्यूब दोनों में एग्लूटिनेशन आ रही है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी एंड डी, तो बी आर एच पॉजिटिव, ठीक है। और यदि दोनों टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन आ जाए, ए टेस्ट ट्यूब में भी और बी टेस्ट ट्यूब में भी और डी टेस्ट ट्यूब में भी, तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए बी एंड डी, ए बी आर एच पॉजिटिव, ठीक है। अब यदि ओनली ओ ब्लड ग्रुप में एग्लूटिनेशन आए, ओनली डी टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन आए, डी टेस्ट ट्यूब में आए ओनली, तो उसे हम कहेंगे ओ पॉजिटिव, ओ आर एच पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका यदि, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए ए में बस आएगा तो ए नेगेटिव, नेक्स्ट अदर, इधर मैं बता नहीं रहा आपको, वैसे बता दे रहा हूँ। यदि ए टेस्ट में बस आएगी एग्लूटिनेशन और डी में नहीं आएगी, तो वो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव हो जाएगा। एंड जो बी टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन आई और डी टेस्ट ट्यूब में नहीं आई, तो वो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। एंड ए और डी दोनों टेस्ट ट्यूब में आई बट डी टेस्ट ट्यूब में नहीं आएगी एग्लूटिनेशन, तो वो ए बी नेगेटिव हो जाएगा। और यदि ओनली डी टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन आती है, तो वो ओ पॉजिटिव होगा, और यदि नहीं आएगी तो वो ओ नेगेटिव हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कुछ भी नया सीखने को मिला हो मेरे बताए हुए लेक्चर से, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।